ओके भाई, करें स्टार्ट। देखो आज जो है हम केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है आपके केमिकल काइनेटिक के 4 लेक्चर हो चुके। अगर अभी तक आपने ये चारों लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो पहले उनको पढ़े, देन इसके बाद ये लेक्चर नंबर 5 आप स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो लेक्चर नंबर 5 जो है आपका, इसमें 2-3 टॉपिक ही हैं आपके, ठीक है। उन 2-3 टॉपिकों को कवर कर लेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद आपका जो केमिकल काइनेटिक है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर जो 5 है आपका, वो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, या फिर अब बोले जो आपका वेग स्थिरांक है, उस वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उस इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन बोला जाता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन को आज हम पढ़ेंगे। तो देखो पहला टॉपिक है आज हमारा वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। वेग स्थिरांक यानी कि के पर ताप का प्रभाव, ये आपका आज का टॉपिक है भाई। और इसी चीज़ को बोला जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। देखो होता क्या है, आर्हेनियस ने इस इक्वेशन को दिया था, इस कारण से इस इक्वेशन को क्या बोल दिया जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमको बताएगी क्या, वेग स्थिरांक पर जो ताप का प्रभाव है उसको ये इक्वेशन समझाती है। और इसकी जो समीकरण होती है सिंपली वो कुछ इस प्रकार से होती है कि K = A मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस का EA/RT। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आर्हेनियस इक्वेशन जनरली होती क्या है, K = A मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस का EA/RT। अब देखो K क्या है यहाँ पे, ये तो पढ़ा होगा भाई आपने, क्या हुआ करता है आपका वेग स्थिरांक। K क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। तो लिखो K हमारा क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक A जो है, A हमारा क्या है यहाँ पे, आवर्ती गुणांक है। A है आवर्ती गुणांक, ठीक है भाई। और आपका जो EA है ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। R आपका क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। और T क्या है आपका, ताप है। इन चीज़ों को ध्यान रखना भाई यहाँ पे कि आपका जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो जनरली है कि आपका K = A मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस के EA/RT। K क्या है आपका, वेग स्थिरांक है जो आपने पढ़ा था पहले। A आपका आवर्ती गुणांक है, E आपके क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो अभी आप पढ़ेंगे। R अभी आपका नियतांक है, और T भी आपका क्या है, T आपका क्या है, ताप है, ठीक है भाई। अब आपको देखो क्या करना है, जो ये इक्वेशन है इसी को आगे सॉल्व करनी है भाई, ठीक है। तो देखो इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। माना इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों तरफ आपको लॉग लेना है, ठीक है भाई। ये जो इक्वेशन है समीकरण 1 K = A मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस का EA/RT, इसका क्या करना है, दोनों तरफ आपको लॉग लेना है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ लॉग लेने पर, समीकरण 1 के दोनों तरफ लॉग लेने पर, देखो भाई अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लॉग K = log A मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस का EA/RT, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से अगर इस चीज़ को आप खोलेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log M गुणा n। तो देखो फॉर्मूला ये होता है आपका log M गुणा n का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है log M प्लस log n, log M प्लस log n। तो देखो यहाँ पे आप m मान लो a को, और जो n है वो किसको मानोगे, e की पावर माइनस का EA/RT को आप क्या मानोगे, n मानोगे। तो ये इस इक्वेशन को कैसे खोलेंगे आप, देखो जी ये तो log k का log k हो जाएगा,
बराबर में ये हो जाएगा log a प्लस log e की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। देखो भाई log a प्लस ये हो जाएगा log e की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। अब देखो आगे क्या होगा, अभी यहाँ पे भी एक फॉर्मूला काम करेगा आपका, ये हो जाएगा log m की पावर n। अब देखो log m की पावर n का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है n log m। अब देखो यहाँ पे क्या मानो, इस e को तो मान लो आप m और माइनस का ई ए अपॉन आर टी को आप क्या मान लो, n मान लो। तो n जो है log से बाहर की तरफ आ जाएगा और log m ऐसे कैसे बच जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका log k इज इक्वल टू log a। अभी माइनस का ई ए अपॉन आर टी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ई ए अपॉन आर टी और ये होगा log e की बेस e। अब ध्यान देना log e की बेस e की जो मान है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि log e की बेस e इज इक्वल टू 1, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, log e की पावर k इज इक्वल टू log e की बेस a माइनस का ई ए अपॉन आर टी और ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से जो इक्वेशन आई हुई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यहाँ से ग्राफ बनाना हम सीखेंगे भाई। आगे देखो इस चीज़ को हम सोल्व करते हैं। देखो जी आपके पास जो इक्वेशन आई हुई है इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, log k इज इक्वल टू log a माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब आपको क्या मानना पड़ेगा, 2 कंडीशन माननी पड़ेंगी। माना देखो 2 कंडीशन क्या है आपके पास, माना जब आपका ताप T1 था उस समय आप वेग स्थिरांक को K1 मान के चलो। देखो माना जब ताप T1 है, ध्यान देना जब ताप T1 है तो उस समय हमारा वेग स्थिरांक क्या रहा होगा, K1 रहा होगा। समझ रहे हो ये बात को, माना जब ताप T1 है तो आपका वेग स्थिरांक कितना रहा होगा, K1। और जब आपका ताप T2 है उस समय आपका वेग स्थिरांक कितना रहा होगा, K2 रहा होगा। इन दोनों ही कंडीशन को इक्वेशन नंबर 2 में आप अप्लाई करो। देखो जी करो भाई, क्या हो गया यहाँ से, log e की पावर K1 इज इक्वल टू log a माइनस का ई ए अपॉन आर टी 1। देखो एक बार यहाँ पे K1 किया तो यहाँ पे T1 कर देंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। एक बार क्या करोगे, जब आपका ताप T2 रहा होगा तो उस समय वेग स्थिरांक कितना रहा होगा आपका, K2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, log e की बेस K2 अपॉन बराबर log a माइनस का ई ए अपॉन आर T1, सॉरी ये T2 हो जाएगा, T2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 में से ही इक्वेशन 2 को माइनस करना है। बात को ध्यान से समझो, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 3। आया भाई समझ में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, log K2 माइनस का log K1। ध्यान दो भाई, log K2 माइनस का log K1। इक्वेशन 4 में से इसको माइनस कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझो बात को, यहाँ पे इक्वेशन 4 ये है, इक्वेशन 3 ये है। तो पहले हम इस चीज़ को लिखेंगे, ये क्या है आपका log e की बेस a माइनस का ई ए अपॉन आर T2। अभी इसको माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का log e की बेस a। अब पहले से यहाँ पे माइनस है और एक माइनस आपका यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस ई ए अपॉन आर T1। यहाँ तक आया हुआ समझ में आपको। अब देखो इसमें क्या है, log a माइनस का है, log a प्लस का है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m माइनस log n, और log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। देखो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, log m माइनस log n जो होता है आपका वो ये होता है log
m बटे n, तो देखो log m इसको मानो माइनस का log n, तो ये हो जाएगा log m बटे n अर्थात log k2 बटे k1, इसको लिखेंगे log k2 बटे k1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो ई ए अपॉन आर टी वन माइनस का ई ए अपॉन आर टी टू, ई ए अपॉन आर टी वन माइनस का क्या बचेगा ई ए अपॉन आर टी टू। इसके बाद क्या कर सकते हैं देखो, इस इक्वेशन में ई ए अपॉन आर कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। देखो ये तो बराबर में आ जाएगा log e की पावर k2 बटे k1, यहाँ से क्या आएगा ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2 बचेगा। अब यहाँ से ऐसे ले लेंगे T1 T2 ऐसे ले सकते हैं आपका, देखो करो क्या आएगा log k2 बटे k1 इक्वल टू, ये क्या बचेगा ई ए अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा T1 T2 ऐसे ले लिया आपने, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1। और ये जो इक्वेशन आई हुई है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं आप। एक बात तो ये है कि यहाँ पे T2 माइनस का T1 को डेल्टा टी ले सकते हैं, सिंपल है कर लेना। और उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, इस log e की जो बेस है इसको log 10 की बेस में आप चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे ही, ध्यान देना भाई, हम ऐसे कर सकते हैं log e जो होता है ये इक्वल टू होता है 2.303 log 10 के, तो इस log e की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2.303 log 10। देखो करो भाई 2.303 log 10 टू बेस k2 बटे k1 इक्वल टू क्या आ जाएगा ई ए अपॉन आर, और T2 माइनस T1 की जगह हमने क्या लिख दिया डेल्टा टी लिख दिया, डेल्टा टी अपॉन T1 T2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा log 10 टू बेस k2 बटे k1, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये डेल्टा टी बटे T1 T2। ये जो इक्वेशन है ये क्या है आर्हेनियस समीकरण का, ये क्या है आपका एक सरलतम रूप है, हल किया गया रूप है। इस इक्वेशन को ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो देखो एक बात फिर से समझना, आर्हेनियस समीकरण क्या है, आर्हेनियस जो समीकरण है वेग स्थिरांक पर ताप के मान को समझाती है कि अर्थात ताप का मान चेंज करेंगे तो वेग स्थिरांक आपका चेंज कैसे होगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको भाई, सिंपली आर्हेनियस इक्वेशन ये है आपकी कि इक्वल टू ए की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखो कैसे, मान लो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ के इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर ई ए अपॉन आर टी लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं ताप को बढ़ाऊंगा, ध्यान देना भाई, अगर मैं ताप को बढ़ाऊंगा तो ये जो वैल्यू है टोटल ई ए अपॉन आर टी ये कम होगी। बात को समझो भाई, अगर देखो ताप बढ़ाया तो टोटल जो वैल्यू है ई ए अपॉन आर टी की ये कम होगी। अगर ये वैल्यू कम होगी तो ई की पावर में भी कम आएगा, ई की पावर में जो वैल्यू आएगी वो भी कम होगी। अब देखो अगर हर का मान कम है, हर का मान कम है तो टोटल वैल्यू बढ़ के आती है, तो हम कह सकते हैं ताप को बढ़ाने पर वेग तो बढ़ता ही बढ़ता है। हम जनरली क्या बोलते हैं भाई, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है वेग बढ़ता है, परंतु क्या है तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा वेग स्थिरांक का मान भी चरघातांक के रूप से ही बढ़ेगा। वेग स्थिरांक का मान भी, वेग स्थिरांक का मान भी चरघातांकी रूप से बढ़ता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो वेग स्थिरांक का मान भी क्या है बढ़ता है। अब देखो यहाँ से एक ग्राफ हम बनाएंगे, उसको भी ध्यान से समझना भाई। ग्राफ क्या है आपका, ग्राफ जो है आपका यहाँ पे एक इक्वेशन आई थी log k इक्वल टू log e की पावर a माइनस का ई ए अपॉन आर टी, इससे ग्राफ बनेगा। देखो भाई कैसे, ये था आपका log k इक्वल टू log e की पावर a माइनस का ई ए अपॉन
RT। अब देखो इस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। देखो एक बार तो क्या करो भाई, समझो बात को, इस e की जो बेस है log e की बेस, इसको log 10 की बेस में चेंज कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 2.303 log 10 टू बेस के, ये क्या हो जाएगा 2.303 log 10 टू बेस a माइनस का ई ए अपॉन आर टी। इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू बेस के इक्वल टू 2.303 log 10 टू बेस a माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT। अब जो आपको ग्राफ बनाना है उसको समझो। देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, ग्राफ जो आपको प्लॉट करना है उसको समझो भाई। ग्राफ आपको बनाना है log 10 टू बेस के और 1/t के बीच में। बनाओ भाई, कैसे बनेगा, आपको log के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना आपको किससे करनी पड़ेगी, सरल रेखा के समीकरण से करनी पड़ेगी। देखो, और सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये नहीं आएगा भाई, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका एम एक्स। देखो c का मान कितना है log 10 टू बेस a, और c क्या होता है आपका y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो जनरली इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से आएगा। ये जो दूरी है आपकी ये हो जाएगी c के बराबर भाई, ये c है। और जो आपके ढाल है यहाँ पे स्लोप वो कितनी आ जाएगी, माइनस का ई ए अपॉन 2.303 r। तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है। समझ में आया। आरएनए समीकरण क्या होती है, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को जो इक्वेशन समझाती है उसी को क्या बोल दिया जाता है, आरएनएस इक्वेशन बोल दिया जाता है, ठीक है भाई। ग्राफ को ध्यान रखना, ग्राफ कैसे बनेगा और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है आपका वो है, छोटे से 2-3 छोटे टॉपिक है, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। पहला है आपका सक्रियण ऊर्जा। देखो जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है, देखो ध्यान से समझना। सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या है, सक्रियण ऊर्जा वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसको लेकर के जो आपका क्रियाकारक है वो किसी में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। देखो मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ भाई। मान लो, ध्यान देना, ये आपका है रिएक्टेंट क्रियाकारक, ये आपका है क्रियाकारक, और ये आपका पी प्रोडक्ट। यहाँ पे है अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, यहाँ पर है ऊर्जा। अब देखो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब आपके क्रियाकारक के पास इतनी एनर्जी थी यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका जो क्रियाकारक है इस प्रोडक्ट बी में नहीं बदल रहा था। समझो भाई बात को, जब आपके क्रियाकारक के पास इतनी एनर्जी थी तो ये क्रियाकारक इस उत्पाद में नहीं बदल रहा था। जब इस क्रियाकारक को हमने एनर्जी देना स्टार्ट किया, यहाँ से देखो यहाँ तक तो थी, अब यहाँ के बाद हमने इतनी एनर्जी और दी, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी और दी, जिसके कारण क्या हुआ, ये क्रियाकारक किसमें बदल गया, उत्पाद में बदल गया। तो जहाँ से आप एनर्जी देते हैं जिससे क्या हुआ, उत्पाद किसमें बदल जाए, उत्पाद में क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाए, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। तो हम इसकी देखो परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, किसी क्रियाकारक को दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा, समझो भाई यहाँ तक तो थी, इसके बाद भी तो अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, किसी क्रियाकारक को दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा जिसे ग्रहण करके वह उत्पाद में बदल जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। तो लिखो भाई, कैसे लिखेंगे, किसी क्रियाकारक को दी गई वह
न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे ग्रहण कर वह उत्पाद में बदल जाता है, क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब देखो ध्यान देना, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। तो हम लिख सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है ये सक्रियण ऊर्जा का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, सक्रियण ऊर्जा। समझे बात को? अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होगा तो हम बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो इसका मान क्या होगा? कम होगा। देखो आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर इसे एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है तो आपको अधिक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए अधिक एनर्जी बैरियर को पार करने की आवश्यकता होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये जल्दी से उत्पादन चला जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम है तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मान क्या होता है? अधिक होता है। ये थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। होती क्या है? किसी क्रियाकारक को दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा जिसे ग्रहण करके वह उत्पाद में बदल जाता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? सक्रियण ऊर्जा बोल दिया जाता है। अब इसके बाद और पढ़ो, देखो भाई इसके बाद आपका एक छोटा टॉपिक है, वो है आपका संक्रमणावस्था। देखो संक्रमणावस्था का मतलब समझो भाई, वास्तव में ये ट्रांजिशन स्टेट होते क्या है इसको समझो। देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना भाई ना। होता क्या है संक्रमण अवस्था में, मान लो आपके पास कोई क्रियाकारक है, क्रियाकारक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्रियाकारक जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाए, या ऐसा भी हो सकता है पहले क्रियाकारक से मध्यवर्ती बने, मध्यवर्ती के बाद क्या बने? कोई उत्पाद बने। तो हम जनरली लिख सकते हैं क्रियाकारक से बना आपका मध्यवर्ती और मध्यवर्ती से क्या बना? उत्पाद बना। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्रियाकारक और मध्यवर्ती के बीच में भी एक ही स्पीसीज बनती है, उसी स्पीसीज की अवस्था को क्या बोल दिया जाता है? संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं आपके पास? ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। इन ट्रांजिशन स्टेट का जो स्थायित्व है बहुत कम होता है। बनती कैसे हैं? देखो संक्रमण अवस्था कैसे बनेगी? जब किसी क्रियाकारक को एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है तो एक बहुत कम स्थायित्व वाली स्पीसीज बनती है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? संक्रमण अवस्था बोल दिया जाता है। भाई अगर ऊर्जा अधिक होगी, उस स्पीसीज की ऊर्जा अधिक होगी, तो हम जनरली बोल सकते हैं कि उसका स्थायित्व क्या होगा? कम होगा। देखो भाई कैसे लिखेंगे, देखना किसी क्रियाकारक को सक्रियण ऊर्जा देने पर वह अधिक ऊर्जा की अस्थायी स्पीसीज में बदल जाता है, जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया?
संक्रमण अवस्था होती क्या है भाई, किसी भी क्रियाकारक को आप क्या दो, एक्टिवेशन एनर्जी दो। अब क्रियाकारक को एक्टिवेशन एनर्जी देने पर क्या होगा, वो जो क्रियाकारक है एक अधिक ऊर्जा वाली स्पीसीज में बदल जाएगा, और उस अधिक ऊर्जा वाली स्पीसीज को क्या बोल दिया जाता है, संक्रमण अवस्था बोल दिया जाता है। अब देखो ये जो क्रियाकारक है इसको हमने ऊर्जा दी, ये क्रियाकारक यहाँ से इस एनर्जी तक पहुँच गया, तो ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, इस संक्रमण अवस्था की कंडीशन है भाई, ये किसकी कंडीशन है, संक्रमण अवस्था की कंडीशन है, ये हमारी संक्रमण अवस्था। ठीक है जी, ठीक है भाई। एक और देख सिंपल सा टॉपिक है आपका, उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो इसको तो थोड़ा ध्यान से समझो भाई। उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। जनरली हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वही हमारे क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। लिख सकते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है भाई, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, उत्प्रेरक बोल दिया जाता है। यहाँ तक आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था भाई खत्म हो चुका, वो नोट दियो भाई, उतार सकते हैं आप इसको ही ना। ठीक है, आगे जो हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, देखो आपके जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ये है आपका, देखो मैं लिख रहा हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यदि वेग नियतांक के हो तो, क्वेश्चन को सुनना भाई ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के हो तो, वेग स्थिरांक के हो तो अभिक्रिया को 99% कंप्लीट होने के लिए, हो तो अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने के लिए कंप्लीट होने के लिए आवश्यक समय निम्न में से किसके द्वारा दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन है आपके पास, 4 प्रकार के ऑप्शन हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ऑप्शन फर्स्ट है आपका T = 6.909 बाई के। सेकेंड ऑप्शन है आपका T = 2.303 बाई के। थर्ड ऑप्शन है आपका T = 4.606 बाई के। और फोर ऑप्शन है आपका, फोर्थ वाला T = क्या है भाई आपका 0.693 बाई के। ये क्वेश्चन है, देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k है, तो इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने के लिए आवश्यक समय जो है निम्न में से किसके द्वारा दिया जाएगा। अर्थात आपको वेग स्थिरांक और जो समय t है इसके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना। देखो जी
सबसे पहले तो ये सुनो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है। ध्यान दो भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता था हमारा वो होता था k इजिक्वल टू 2.303/t log 10 to base a/a-x ये हुआ करता था। बात को थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता था आपका ये हुआ करता था k इक्वल टू 2.303/t log 10 to base a/a-x। अब ध्यान देना a क्या होता था यहाँ पे, a है t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता। इसके बाद a माइनस एक्स होता था, ध्यान देना भाई, a माइनस एक्स क्या होता था आपका t इक्वल टू t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, t बराबर t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है भाई। इसके अलावा देखो अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक जो रिएक्शन है 99% कंप्लीट होती है। अब देखो आप मान के चलो, माना हमारा जो t बराबर 0 समय पर है उस समय क्रियाकारक आपका 100 रहा होगा। तो देखो अब मान लिया a इक्वल टू अगर 100 है तो अभी क्रिया आपकी 99% कंप्लीट हो गई। तो a माइनस एक्स कितना बचेगा भाई, एक बचेगा भाई। 100 में से हमारा जो क्रियाकारक था उसमें से 99% तो कहाँ चला गया, प्रोडक्ट की तरफ चला गया। तो क्रियाकारक कितना बचेगा, एक बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देखो k इक्वल टू क्या बचेगा 2.303/t log 10 to base 100/1। 100/1 का मतलब 100 हो गया। अब देखो log 10 to base 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है भाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 की, सीधा याद रखो। इसकी वैल्यू 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। k इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t मल्टीप्लाई बाई 2 और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 4.606/t। और यहाँ से देखो ये जो ऑप्शन है आपका इसको पक्षांतरण करके ऐसे लिख सकते हैं। अरे ध्यान से देखना t इक्वल टू 4.606/k। ये ऑप्शन कौन से आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या करना है आपको, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान याद रखना है। ये होता है a आपको 100 मान के चलना है और अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी तो a माइनस एक्स कितना बचेगा 1 बचेगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखना जी, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको समझो भाई। अगला क्वेश्चन है एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि की तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है तो उसका अवकल वेग समीकरण ज्ञात करना है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को तो सिंपल ऐसे समझ लो भाई। एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि की तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है तो पहला क्वेश्चन है अवकल वेग समीकरण ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है B की सांद्रता 3 गुणा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी का 3 गुणा। तीसरा क्वेश्चन है A तथा B की सांद्रता 2 गुणा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जी बात को समझो, मैं तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग करके बता दूंगा। एक अभिक्रिया है कुछ इस प्रकार से A प्लस B मान लो आप तो, और ये प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। अब देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा ही आपको करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक अभिक्रिया A क्रियाकारक के प्रति प्रथम कोटि की और B क्रियाकारक के प्रति द्वितीय कोटि की है। देखो तो इसका वेग अवकल समीकरण हम कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, वेग बराबर की A के प्रति प्रथम कोटि की तो पावर 1 लगा दी और B क्रियाकारक के प्रति कैसी है, द्वितीय कोटि की है। तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपकी, इसकी वेग अवकल समीकरण हो जाएगी समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। इसमें देखो
क्या पूछा गया है, इस अभिक्रिया के लिए वेग अवकल समीकरण आपको लिखना है। और बोला क्या गया है, ये जो अभिक्रिया है ए क्रियाकारक के प्रति प्रथम कोटि की और बी क्रियाकारक के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो इसका अवकल वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि बी की सांद्रता 3 गुणा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात को थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी की सांद्रता 3 गुणा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जी, ध्यान देना। अब मानो भाई ये वेग आप v मान के चलो, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और b की पावर 2। ठीक है जी। अब ये क्या बोल रहा है, b की सांद्रता को 3 गुणा कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि अगर ये वेग v है तो अगले वाला वेग क्या रहा होगा आपका v डैश रहा होगा। v डैश मान लिया, कुछ भी हो सकता है, आपके पास रिलेशन आ जाएगा बराबर के ए की पावर 1 और b की जगह क्या हो जाएगा 3b, क्योंकि b की सांद्रता को कितना कर रहा है, वो 3 गुणा कर रहा है 3b की पावर 2। देखो v डैश क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 2 9 हो जाएगा भाई, 9 को बाहर लेके आ जाओ, a की पावर 1 b की पावर 2। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 इसको 2, समीकरण 1 से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं v, तो यहाँ पर लिखो v डैश इज इक्वल टू 9v। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई, v डैश इज इक्वल टू 9v, अर्थात जब आप b की सांद्रता को 3 गुणा करते हैं तो वेग 9 गुणा बढ़ जाता है। ठीक है जी, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका, a और b दोनों की सांद्रता को 2 गुणा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझो भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, a व b दोनों की सांद्रताओं को 2 गुणा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखना भाई ध्यान से। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 को तो ऐसे कैसे लिखो भाई, वो तो आपकी जनरल इक्वेशन है, यहाँ से आपको वेग अवकल समीकरण से आई हुई है। इक्वेशन 1 तो ये है v इज इक्वल टू ए की पावर 1, यहाँ पे किया जाएगा भाई, और b की पावर कितनी आ जाएगी 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो केवल b की सांद्रता को 3 गुना किया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a की सांद्रता को b और b की सांद्रता को दोनों को कितना कितना गुणा कर रहा है, 2 गुणा। तो मान लिया जब a और b दोनों की सांद्रता को 2 गुना किया तो वेग हमारा v डबल डैश हो गया भाई। यहाँ पे v डैश माना था, v डबल डैश मान लो, v डबल डैश इज इक्वल टू के, ये हो गया 2a की पावर 1 और ये हो गया 2b की पावर 1। इसको दे दो समीकरण नंबर 3 भाई। ठीक है, अब ध्यान देखो v डबल डैश क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर आ सकता है और 2 है ना भाई, 2 है, ध्यान देना भाई 2 है। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की a की पावर 1 और b की पावर 2। अब समीकरण 1 से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर v, तो v डबल डैश क्या आ जाएगा 8v। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने a और b दोनों की सांद्रता को 2 गुणा किया तो हमारा जो वेग है वो 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, देखो एक बार और समझते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक अभिक्रिया है, ये बोला है a के प्रति प्रथम कोटि की और b के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो वेग अवकल समीकरण इस प्रकार से हम लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है भाई। पहला क्वेश्चन आपका था कि इस अभिक्रिया के लिए वेग अवकल समीकरण आप लिखो, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग अवकल समीकरण ये हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी पूछ रहा है वो हमारा ये है कि जब आप b की सांद्रता को 3 गुणा करते हैं तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब b की सांद्रता को 3 गुणा करते हैं तो कैलकुलेशन की हमने, इस प्रकार से हमारा वेग कितना गुना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है, जब आप a और b दोनों की सांद्रताओं को 2 गुणा करते हैं तो वेग कितना गुना बढ़ जाता है, 8 गुना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन का
करते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझो भाई। यहाँ से देखो एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपके इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आने के चांस कम रहते हैं बोर्ड में, न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस रहते हैं भाई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका, उसको करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन सुनना भाई ध्यान से, दर्शाइए कि, क्वेश्चन सुन लेना भाई ध्यान से, लिख लेना। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगना होता है। बात को समझो भाई, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, समझो भाई। देख लेते हैं एक बार, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है कि आपकी एक रिएक्शन है प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, प्रथम कोटि, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, अब ये बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया को 99% कंप्लीट होने में लगने वाला समय जो है, और एक T 90% कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है, ये जो समय है इस समय का 2 गुना होता है। बात को तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है, मैं समझाता हूँ। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% कंप्लीट होने में, 90% कंप्लीट होने में T समय लगता है, बात को सुनो अभी ध्यान से। प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया है, अगर इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% कंप्लीट होने में T समय लगता है, तो क्या होगा, इसी अभिक्रिया को 99% कंप्लीट होने में 2T समय लगेगा। अर्थात ये जो T 99% वाला समय है, ये T 90% का क्या होता है, डबल होता है। ये आपको प्रूफ करना है। देखो जी, दोनों कंडीशन है अलग अलग, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लेके चलते हैं T 99% वाला, ये मान लो कि स्पष्ट है आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अभी आपको समझाया था भाई T 99% का मतलब है कि आप जितना भी क्रियाकारक लेके चले थे उसमें से 99% कहाँ चला गया, प्रोडक्ट में, केवल 1% आपके पास क्या बचा, रिएक्टेंट बचा। देखो तो मान सकते हैं ए तो आप क्या मान के चलते हो जनरली 100। अब अगर T 99 मतलब 99% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई तो A माइनस एक्स कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ से देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा, K = 2.303 बाई T log 10 to base, A कितना है 100/1, और इसकी जो वैल्यू अभी बताई थी 2 होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K = 2.303 बाई T, ये तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो ये जो टाइम है कौन सा है, T 99% वाला टाइम है, तो लिख दो T 99% वाला। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.606 बाई T 99%। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है, अभिक्रिया को 90% कंप्लीट होने में लगने वाला समय की बात करेंगे। तो देखो दूसरी कंडीशन है T 90% वाली कंडीशन, इसको मान लेते हैं कि सेकेंड। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर इसमें A = तो 100 लेके चलेंगे भाई। अब T 90% का मतलब क्या हुआ कि 90% जो आपका रिएक्टेंट था वो कहाँ चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। अगर 90% 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो A माइनस एक्स कितना बचा, 10 बचा भाई। 100 का 90% 90, बाकी का कितना बचा, 10। तो देखो यहाँ से K क्या आ जाएगा हमारा, 2.303 बाई T 90% वाला है ये, log 100, ये 10 बचेगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, K = 2.303 T 90%, इसको दो समीकरण नंबर 2, इसको दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो भाई, ध्यान देना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व
2 से समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ देखो 4.606 बटे टी 99% इक्वल टू क्या आएगा 2.303 बाई टी 90%। अब आप क्या कर सकते हैं देखो इस 2.303 को इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 4.606 बटे 2.303 बराबर टी 99% बटे टी 90%। ये घट के कितना जाएगा 2 बराबर टी 99% बटे टी 90%। और यहाँ से क्या जाएगा टी 99% इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई टी 90%। इसका मतलब ये निकल के आया अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है उसको 90% कंप्लीट होने में टी समय लगता है तो 99% कंप्लीट होने में उसका डबल समय लगेगा। और ये हमने इस इक्वेशन से कंप्लीट कर दिया, सॉल्व कर लिया भाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो जनरली देखो अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके।